अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4-5 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात। तो एक तरफ अब एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए 100 करोड़ के चंदे में खुर्द बुर्द के इल्जामात एक दूसरे के ऊपर पीटीआई के अरकान लगा रहे हैं और लीगल टीम को मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है। इसकी तफसीलात क्या है, इस पे बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे इमरान खान के दौरे हुकूमत में नो कॉन्फिडेंस से पहले जो परवेज खटक ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफर की थी और DGISI के दफ्तर में जाके टेलीफोन किया था। ये खबर मैंने आपसे 2 दिन पहले शेयर की थी। आज मेरी परवेज खटक साहब से बात हुई, वो क्या कहते हैं इस हवाले से तफसीलन बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे हुकूमत की तरफ से 437 अरब रुपए स्टेट रन एंटरप्राइजेस के ऊपर खर्च किया गया, जिसमें से 232 अरब रुपए सिर्फ सब्सिडीज की मद में दिया गया। इसकी तफसीलात क्या है, इस पे भी बात होगी। और चौथे नंबर पे इंटरनेशनल खबरों के हवाले से अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर, उनका इंतकाल हो गया। उनका पस मंजर क्या था, वो कब अमेरिका के सदर रहे और क्या अचीवमेंट्स थी, तफसीलन इस पे भी बात होगी। और 5वें नंबर पे बात करेंगे एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए कल का दिन बड़ा भारी रहा। 3 मुख्तलिफ हादसात हुए जहाज़ों के, जिसमें सर फहरिस्त जनूबी कोरिया में होने वाला हादसा जिसमें 189 पैसेंजर्स हलाक हो गए हैं। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीटीआई के अंदर होने वाले इख्तलाफात और उसके साथ साथ अब जो खुर्द बुर्द के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। ये पीटीआई की तरफ से खासतौर के ऊपर जो कैंपेन लीड की जा रही है, ये ओवरसीज चैप्टर की तरफ से लीड की जा रही है और यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के रहनुमा और अरकान हैं, उनके खिलाफ ये कैंपेन बाकायदा तौर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर लॉन्च हो चुकी है और सवालात पूछे जा रहे हैं कि जो 100 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा किया गया था इमरान खान की रिहाई के लिए और उनकी लीगल टीम की फीसों की मद में, वो कहाँ गया है, किस किस को कितना पैसा दिया गया है, ये तमाम तर सवालात पूछे जा रहे हैं टैग करके जो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उनको। और इस हवाले से जो कुछ सहाफ़ी भी जो पीटीआई के बड़े करीब समझे जाते हैं, उनकी तरफ से भी ये सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन मैं अगर आपको इसका पस मंज़र और बैकग्राउंड बता सकूं कि पीटीआई के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस टाइम जो यहाँ पे दस्तयाब क़यादत है, वो जो कुछ भी मुज़ाकरात करे इस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ, वो इस कदर खौफजदा है। जो ओवरसीज चैप्टर और जो सोशल मीडिया जो पीटीआई का चला रहे हैं उनसे कि कोई भी मुज़ाकरात के हवाले से सामने आता है तो वो खौफजदा इतना होता है कि वो पीटीआई के जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ कोई कैंपेन चलाई जा सकती है, उनको गद्दार करार दिया जा सकता है। यही वो वजह है कि पीटीआई के जो हुकूमत के साथ या पस पर्दा जितने भी लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं वो सामने नहीं आना चाहते। और अब उसका जो एक सामने नज़र आ रहा है, बाकायदा तौर के ऊपर ये लॉन्च किया गया है पीटीआई के खिलाफ कि 100 करोड़ रुपए पीटीआई ने चंदा इकट्ठा किया था जो ओवरसीज पाकिस्तानी से इमरान खान की लीगल फीसेस और जो पीटीआई के बाकी वर्कर्स और रहनुमा हैं उनकी लीगल फीसेस अदा करने के लिए लीगल टीम्स को जो फीस और बाकी वाजबात दिए जाते थे, उसके हवाले से खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और उनसे बाकायदा तौर के हिसाब किताब मांगा जा रहा है कि ये जो 100 करोड़ रुपए पीटीआई की जो ओवरसीज चैप्टर्स की तरफ से वो इकट्ठे करके भेजे गए थे, वो कहाँ गए हैं। ये पीटीआई का जो चंदे के खुर्द बुर्द के हवाले से और उसके साथ साथ जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से ये मामला आज का नहीं है, ये माजी में भी इस तरह के सवालात उठाए गए। पीटीआई के अंदर से जो इंटरनल जो पार्टी के अंदर से ही लोगों ने ना सिर्फ ये कि आवाज़ें उठाई, बल्कि अकबर एस बाबर जो कि इसके फाउंडिंग मेंबर भी हैं पीटीआई के, उन्होंने इसको चैलेंज भी किया था कि ये पीटीआई के जो फॉरेन फंडिंग हो रही है उसमें खुर्द बुर्द हो रहा है। इसी तरह जो ख्वाजा आसिफ साहब थे, उन्होंने भी इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि शौकत खानम के जो फंड्स हैं वो इमरान खान ने निकाल के बैरून मुल्क वहाँ पे उन्होंने जुए में लगा दिए थे। और उसके बाद ये एक लीगल केस भी चलता रहा ख्वाजा आसिफ के ऊपर। इमरान खान ने तौहीन अदालत का जो वो किया था, इसके हवाले से एक केस कर दिया था। और उसके बाद फिर ये भी हमने देखा कि इमरान खान ने उसका जब अपना जवाब भेजा था तो ये तस्लीम किया था कि उन्होंने कोई कुछ रकम जो है वो बैरून मुल्क हेज फंड में लगाई थी, लेकिन वो रकम डूब गई थी। तो ये जो पीटीआई के चंदे के खुर्द बुर्द के हवाले से, अगर मैंने भी इस हवाले से 2019 में एक खबर की थी जब ये पीटीआई का फॉरेन फंडिंग का केस इलेक्शन कमीशन की तरफ से ज़ेर समाअत था और जब ये फैसला आया था जिसमें ये तस्लीम किया गया था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसले में कि पीटीआई के चंदे में ना सिर्फ ये कि खुर्द बुर्द हुई है, बल्कि उसके साथ साथ जो फॉरेन फंडिंग में कुछ ऐसे अनासर जिससे पीटीआई ये फंडिंग या नहीं ले सकती थी, चंदा नहीं ले सकती थी, पीटीआई ने लिया था, ये गोया ये ममनुआ फंड था।
उस पर जो एक लिस्ट फराम की गई थी, उस पर मैंने उन तमाम जो ख़ासतौर के ऊपर जो अमेरिका में मुकीम थे पाकिस्तानी, उनसे रब्ता किया था और उनसे पूछा था कि क्या आपने पीटीआई को ये इस डेट को इतना चंदा दिया था या नहीं दिया था। तो उसमें से ज़्यादातर जो मेजॉरिटी मेरे जिनसे रब्ता हुआ था उन्होंने ये कहा था कि हमने तो कभी भी सियासी एक्टिविटी के लिए पीटीआई को चंदा नहीं दिया, बल्कि हमने जो डोनेशन था वो शौकत खानम को दिया था। उस जो उनके जवाबात थे उसकी बुनियाद के ऊपर मैंने खबर की थी फॉरेन फंडिंग के हवाले से पीटीआई के कि क्या शौकत खानम के जो डोनेशंस हैं वो पार्टी जो पीटीआई थी या पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। उसके बाद इमरान खान वज़ीर आज़म थे उस टाइम, उन्होंने बाकायदा एक कौम से खिताब करते हुए मेरा नाम लेके और मेरे इदारे का नाम लेके कि ये इन्होंने एक जो कैंपेन लॉन्च की है मैं इनको देख लूँगा। बहरहाल उसके बाद इन्होंने चैलेंज भी किया था, यूके के अंदर भी मुझे एक उन्होंने वो लीगल नोटिस भेजा था और यहाँ पाकिस्तान में भी यूके का जो लीगल नोटिस था उसका जवाब मैंने बाकायदा उसका तमाम सबूतों के साथ दिया। तो उसके बाद उन्होंने परसू नहीं किया था यूके वाला, और फिर उसके साथ साथ यहाँ पे जो पाकिस्तान में था ये भी 2 साल केस चलता रहा। और जब फिर फाइनल स्टेज पे क्रॉस क्वेश्चनिंग और क्रॉस एग्जामिनेशन जो हुई उस पर जो मैंने अपनी तरफ से जो वकील वो किया था, ये हमारी जब क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई तो उसके बाद पीटीआई ने बाकायदा इसका जो है वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट वो कर लिया था कि हम ये मुकदमा अपना जो है वो विड्रॉ करते हैं। बहरहाल ये जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से पीटीआई के ऊपर इल्ज़ामात माजी में भी लगते रहे हैं, हाल में भी लगते रहे हैं, और ये एक संजीदा इल्ज़ाम है। 100 करोड़ रुपए जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो अपनी जेबें जो है वो अपने बच्चों के उससे वो निकाल के ये सारा कुछ पैसा अगर किसी सियासी जमात के लिए दे रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो उनका एक राइट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसकी जो उसको खर्च किया जा रहा है वो बिल्कुल दयानतदारी से और ईमानदारी से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये उनको भी पूछना चाहिए जो फंड करते हैं। और उसके साथ साथ उनको भी जिनको ये फंड मिल रहा है वो भी ये किसी का जो है वो इमरान खान की अगर रिहाई के लिए वो किया गया, क्या वो उसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया। ये पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात तो एक तरफ, लेकिन ये जो पब्लिक मनी है वो उसके हवाले से बहरहाल इनसे पूछगछ होनी ज़रूरी है। इस पर मज़ीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मैंने इस हवाले से आज सलमान अकरम राजा साहब को मैसेज भी किए और कॉल्स भी की, लेकिन वो कॉल उनकी नहीं मेरी उनसे बात हो सकी। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इस हवाले से ये जो सवालात उठाए जा रहे हैं उनको टैग करके सलमान अकरम राजा साहब को उनका जवाब तफसीलन जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल अब जरा बात कर लेते हैं परवेज़ खटक साहब के हवाले से। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले एक खबर शेयर की थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा को इमरान खान ने अपनी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उससे चंद हफ्ते पहले एक्सटेंशन के लिए ऑफर की थी। पहली ऑफर उन्होंने असद उमर को भेजा था 14 मार्च 2022 को। 8 मार्च को इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की जो करारदाद थी वो जमा कराई गई थी कौमी असम्बली में पीडीएम के उस टाइम जो जमातें थी उनकी तरफ से। और उसके बाद 14 मार्च को इमरान खान ने इस हवाले से पहले असद उमर को भेजा जनरल कमर जावेद बाजवा के घर, जो आर्मी हाउस है उनकी आर्मी चीफ के जो रिहाइश गाह होती है उसके ऊपर असद उमर साहब ने उनको कहा कि इमरान खान चाहते हैं कि आपकी उम्र अभी 62 साल है तो आप 64 साल तक जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं आर्मी चीफ के तौर के ऊपर, इसलिए आप 2 साल की इमरान खान आपको एक्सटेंशन देना चाहते हैं तो आप ले लें। उस पर जनरल कमर बाजवा ने ये कहा था कि पहली दफ़ा जो है वो जो एक्सटेंशन है वो उनकी गलती थी, दूसरी दफ़ा क्राइम होगा तो वो नहीं लेना चाहते। उसके बाद 17 मार्च को फिर इमरान खान ने जो उस टाइम परवेज़ खटक थे उनको वजीर दिफा थे उनको कहा कि आप जनरल बाजवा को मेरा पैगाम दें। परवेज़ खटक ने बतौर वजीर दिफा जनरल बाजवा को टेलीफोन किया तो जनरल बाजवा आउट ऑफ सिटी थे। उस पर जनरल बाजवा ने ये कहा कि आप एक सिक्योर लाइन से मुझसे वो बात कर लें और आप चले जाएं DGISI के ऑफिस, वहाँ से उनकी सिक्योर लाइन से मुझसे रब्ता कर लें, जो बात या पैगाम आपने पहुँचाना है। परवेज़ खटक साहब वहाँ पे DGISI के ऑफिस गए और उस टाइम जो DGISI थे जनरल नदीम अंजुम, उनके सामने जाके उन्होंने टेलीफोन किया और उनसे कहा कि इमरान खान चाहते हैं कि आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो है वो आर्मी चीफ लगे रहें, हमें इस हवाले से कोई एतराज़ नहीं है। उस पर उन्होंने जो मेरी इतलात के मुताबिक जो मेरे ज़राए बताते हैं कि जनरल बाजवा ने फिर उनको कहा कि ये इस तरह नहीं होता, आर्मी के अंदर भी एक स्पेसिफिक टर्म और टेन्योर होती है तो ये आपको रूल्स का ही नहीं पता। बहरहाल वो उस टाइम परवेज़ खटक साहब को भी उन्होंने इनकार कर दिया। ये इमरान खान की अपने दौरे हुकूमत के आखिरी चंद हफ्तों की बात है। वो ये चाहते थे कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन ले लें और उसके बदले में
उनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है उसको ख़त्म कर दें। ये ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल आज मैंने इस हवाले से परवेज़ खट्टक को तो मैं पिछले 3-4 दिनों से ही रब्ता करने की कोशिश कर रहा था और इस हवाले से पूछना चाह रहा था कि क्या ये बात दुरुस्त है जो मेरे ज़राए ने बताई है या गलत है। परवेज़ खट्टक साहब से आज रब्ता किया, उनसे मैंने पूछा तो वो कहते हैं देखें मैं अब सियासत से रिटायर हो चुका हूँ, मैं इस हवाले से किसी भी तौर के ऊपर ये बात नहीं करना चाहता और ना ही कोई मैंने फिर उनसे सवाल पूछा कि चलें आप ये बता दें कि आप वहाँ पे DGISI के ऑफिस गए या नहीं गए, ये आपके नज़दीक कोई अगर सेंसिटिव बात हो सकती है, लेकिन ये बता दें क्या इमरान खान ने कोई आपके ज़रिए या किसी और रहनुमा के ज़रिए कोई एक्सटेंशन की ऑफ़र की थी। तो उन्होंने कहा कि देखें मैं PTI छोड़ चुका हूँ, इसलिए मेरा अब उनसे कोई वास्ता नहीं और ना ही मैं कोई इस हवाले से वो कमेंट करना चाहता हूँ। तो ये जो परवेज़ खट्टक साहब से मैंने सवालात पूछे, वो अगर ये इन्फॉर्मेशन कोई गलत होती तो वो फौरी तौर के ऊपर ये भी कह सकते थे कि ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है, बजाय उसके उन्होंने ये कहा कि वो इस हवाले से कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते। बहरहाल इससे एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि अगर ये मालूमात या अगर ये जो इमरान खान की ऑफ़र ना होती तो फिर ये परवेज़ खट्टक साहब कह सकते थे कि ये बिल्कुल गलत बात है और ये गलत दावा है। तो इससे बज़ाहिर यही लग रहा है कि इमरान खान ने पूरी कोशिश की थी कि जो फ़ौज है और इस्टेब्लिशमेंट है उनको ये इस तरह की लालच दे के, इस तरह की तरगीब दे के, एक्सटेंशन की जो लालच है वो भी दे के कि किसी तरह उनका इक़्तिदार बच सके। जब ये नहीं बच सका तो उसके बाद फिर उन्होंने फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो मुरद इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया और फिर उसके साथ साथ ये जो मौजूदा सियासी जमातें हैं उनको भी मुरद इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया कि ये जो है वो अमेरिका के रजीम चेंज एक साजिश थी, उसके तहत वो किया गया। बहरहाल ये जो इमरान खान के कौल और फेल में तजाद के एक हफ्ते तक जो है वो मिन्नतें करते रहे और जब नहीं हुआ तो फिर उनका गले पकड़ लिया कि आपने मुझे बचाया क्यों नहीं। इस पे मजीद जो इन्फॉर्मेशन और अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप ज़रा बात कर लेते हैं हुकूमत की तरफ से जो स्टेट रन एंटरप्राइजेज हैं उसके ऊपर कोई 437 अरब रुपए का जो है वो हुकूमत खर्च कर चुकी है। उसमें सब्सिडीज़ की मद में भी, उसमें लॉसेस की मद में भी और उसके साथ साथ ग्रांट्स की मद में भी ये जो हुकूमत की तरफ से खर्चा किया गया है। अब ये जो सब्सिडीज़ दी गई हैं सरकारी इदारों को वो कोई 232 अरब रुपए की सब्सिडीज़ दी गई हैं हुकूमत की तरफ से, जिसमें सर फहरिस्त जो सबसे ज़्यादा वो दिया गया है वो सुई सदरन को दिया गया है। 47 बिलियन रुपीज़ की जो है वो सब्सिडी दी गई है। दूसरे नंबर पे जो है वो MEPCO मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसको दी गई है 42 बिलियन की। फिर कैपको है क्वेटा इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई जो है वो उसको दी गई है 26 अरब की। इसी तरह हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई उसको 18 अरब की सब्सिडी दी गई है। साथ साथ जो ग्रांट्स की मद में दिए गए हैं वो कोई 85 अरब रुपए वो दिए गए हैं और उसके साथ साथ जो हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान रेलवे को कोई 27 अरब रुपए, NHA को 4 अरब की ग्रांट और उसके साथ साथ जो स्टील मिल्स है उसको 35 अरब और जेनकोस को जो है वो 16.53 करोड़ का जो है वो कर्जा दिया गया है। ये तमाम तर जो हकायक और इंकशाफात हैं आज ये जंग अखबार में ये छपे हुए मेहताब हैदर की जो खबर है उसमें जो वजारत ख़जाना की तरफ से पहली शशमाई के हवाले से जो दिसंबर तक है, जुलाई से दिसंबर तक, उसके आदाद व शुमार हैं जो भी स्टेट रन एंटरप्राइजेस को जितनी भी ग्रांट्स और सब्सिडीज़ दी गई हैं उस हवाले से। बहरहाल आप ज़रा बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों के हवाले से। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर वो अमेरिका के सबसे जो है वो जो उम्र रसीदा वो रहे सियासतदान रहे हैं। उनकी उम्र 100 साल और 2 महीने से ऊपर थी। वो पिछले कई अरसे से बीमार थे, बल्कि उससे इनकी जो इस वफात के हवाले से पहले भी इस तरह की खबरें माजी में चली थी, लेकिन उसके बाद उनकी फैमिली की तरफ से तरदीद हो गई थी। बहरहाल ये अमेरिका के जो है ये 1977 से लेकर 1981 तक एक टर्म के लिए जो है वो अमेरिका के सदर रहे थे और इनकी जो अमन और उसकी कोशिशों की उसमें जो है वो जो ये जिमी कार्टर थे उनको अमन का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ये जिमी कार्टर अपने एक तो जो सदर के तौर के ऊपर थे ही थे और सियासतदान थे, उसके साथ साथ जो अपने रफ़ाई काम है उस हवाले से भी ये बड़े मशहूर थे और इनके नाम पे ही कार्टर फाउंडेशन के नाम पे एक इनका इदारा था जो कि फलाही कामों के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक में भी काम करता था। मुख्तलिफ जो कम्यूनिटीज़ और तबकात, पसमानदा जो तबकात हैं उनके हवाले से भी ये इनका जो कार्टर फाउंडेशन थी वो बड़ी मशहूर थी। कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम्स वगैरह और इस हवाले से भी ये काम किया जाता था। तो ये अमेरिका के जो मौजूदा सियासतदानों में सबसे उम्र रसीदा सियासतदान
और बड़े वेल रिस्पेक्टेड सदर गर्दाने जाते थे जिमी कार्टर के। अब ज़रा बात कर लेते हैं कल के दिन जो एयर इंडस्ट्री थी वो दुनिया भर के हवाले से बड़ा बुरा और भारी दिन रहा है। कल 3 बुनियादी तौर के ऊपर त्यारों के हादसा हुए, लेकिन उसमें जो सर फहरिस्त और जो सबसे बड़ा त्यारे का जो हादसा हुआ वो जनूबी कोरिया के जो दारुल हुकूमत है सियोल में होने वाला जो हादसा था। उसमें थाईलैंड से आने वाली जो परवाज थी उसमें 181 लोग जो थे वो सवार थे। उसमें से 181 में से 179 यानी 189 लोग जो है वो त्यारे जो टकराने और जलने की वजह से वो सारे हलाक हो गए। सिर्फ 2 लोग वो क्रू या जो स्टाफ होता है जहाज़ का वो उसमें से ज़िंदा बचे हैं और बाकी सारे के सारे वो जल गए हैं। इसकी जो इनिशियल जो तहकीकात और वो की गई हैं उसके मुताबिक तो परिंदे के टकराने की वजह से है कि ये त्यारे का वो लैंडिंग गियर वो ख़राब हो गया, जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं हो सका और ये जाके दीवार में लगा और उसके बाद एक्सप्लोड हो गया और तमाम के तमाम जो इसमें मुसाफिर थे वो सारे हलाक हो गए सिवाय 2 के। इस हवाले से जो जनूबी कोरिया है वहाँ पे 7 दिन के लिए सोग का ऐलान किया गया है और इस हवाले से जो एयरलाइन के जो CEO थे या मालिक हैं उन्होंने अपना सर निगू करके और सर झुका के तमाम पूरी कौम के सामने माफ़ी मांगी है। हालांकि ये उसमें ना जो त्यारे के जो कंपनी या ओनर का कोई कसूर था बल्कि उसमें एक टेक्निकल फॉल्ट से भी ज़्यादा जो है वो एक नेचुरल जो है वो परिंदों के टकराने की वजह से। इसकी जो इनिशियल तो जो इन्वेस्टिगेशन में यही सामने आया, लेकिन जब ये तहकीकात होंगी और ब्लैक बॉक्स को खोला जाएगा और उसके हवाले से मज़ीद कोई सामने आ सकती है कि क्या ये वाकई जेन्युइनली कोई टेक्निकल फॉल्ट या जो परिंदे के टकराने की वजह से था या कोई और इसकी कोई रीज़न हो सकती है। बहरहाल उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।